हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में ANC01 जो कि है समुदाय के लिए पोषण, इसके कुछ प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न है, भोजन पकाते समय पोषक तत्वों को नष्ट होने से रोकने या कम करने के लिए आप जिन बातों को ध्यान में रखेंगे उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। ये प्रश्न आपको 10 नंबर के आसपास में पूछ लिया जाएगा। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, फसल काटने से लेकर खाद्य पदार्थों के खाने तक की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में भोजन के पोषक तत्वों का अपव्यय हो सकता है। अतः भोजन पकाते समय पोषक तत्वों की कमी को कम करने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। तो पोषक तत्वों को जो कमी होता है या नष्ट होता है, इसको कम करने के लिए आप क्या क्या पालन कर सकते हैं। पहला है, सब्जियों को काटने से पहले धोएं। दूसरा है, सब्जियों को कम ताप पर पकाएं, जहां तक हो सके बिना पानी के, तथा पकाते समय उन्हें ढककर रखें। तीसरा है, सब्जियों को आवश्यकता से अधिक ना पकाएं। चौथा है, चावल को उतने ही पानी में पकाएं जितने की आवश्यकता हो। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, आवश्यकता से अधिक पानी का प्रयोग न करें जिससे फेंकने की आवश्यकता हो। मतलब चावल को उतना ही पानी में पकाएं जो चावल उसमें मतलब पानी उसमें लग जाए। ऐसा नहीं कि चावल में पानी दिए हो गया तो पानी को फेंक दिए। नेक्स्ट है, जब खाना बनकर तैयार हो जाए तभी फलों एवं सलाद को काटें। जब खाना बन के तैयार हो गया है तो आप सलाद और फल काट सकते हैं। लास्ट है, सलाद में अम्लीय पदार्थ, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, सलाद में अम्लीय पदार्थों का प्रयोग जैसे नींबू के रस, सिरका या दही का प्रयोग विटामिन सी के मूल्य को बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो आप इस टाइप से करके कोई भी भोजन को, उसके भोजन के पोषक तत्व को रोक सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारे शरीर में अनुपलब्ध कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? तो हमारे शरीर में जो है अनुपलब्ध कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और कैसे इसको बताना है। देखिए, अनुपलब्ध कार्बोज होता क्या, पहले वो देखिए। अनुपलब्ध कार्बोज का दूसरा नाम रेशा है। रेशा का इंग्लिश में फैब्रिक भी कहते हैं। रेशा, देखिए, रेशा सभी अपचय कार्बोज का समूह, अपचय मतलब कि खाना पचाने का एक मतलब एक प्रकार का ये काम करता है। सेल्यूलोज इसका मुख्य उदाहरण है। शरीर में कुछ प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जरूरी होता है। आइए जानते हैं रेशा या अनुपलब्ध का क्या कार्य है हमारे शरीर में। देखिए, रेशा के कार्य हमारे शरीर में, पहला है क्षुधा संतुष्टि यानी भूख शांत करना। हम जानते हैं कि पाचन क्रिया में रेशे में कई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, फिर भी पाचन तंत्र में इसके कुछ अवयव जल सोख कर फूल जाते हैं तथा भोजन को भारी बना देते हैं, जिससे हमारा पेट जल्दी भर जाता है। दूसरा है इसका कार्य मल निष्कासन। रेशे मल निष्कासन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। मल में उपस्थित रेशे जल सोख कर मल को मुलायम बनाते हैं, जिससे शरीर से मल का निष्कासन आसानी से हो जाता है। इसी कारण रेशे का उपयोग कब्ज को रोकने में सहायक होता है। इसलिए छिलके सहित दालों और रेशेदार सब्जियों का खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तीसरा है कुछ बीमारियों जैसे कैंसर, मधुमेह तथा दिल की बीमारियों की रोकथाम करती है ये रेशा या अनुपलब्ध कार्बन। तो देख लिए अनुपलब्ध कार्बन क्या होता है, इसका कार्य, 3 कार्य भी देख लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो प्रोटीन से संबंधित है। देखिए, प्रोटीन के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या क्या है हमारे शरीर के लिए, उनका वर्णन करना है। देखिए, प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। शरीर का वृद्धि के लिए प्रोटीन जो है आवश्यक है, और इसका मुख्य स्रोत है दूध।
प्रोटीन के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। देखिए शरीर निर्माण तथा वृद्धि प्रोटीन में शरीर में टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत और निर्माण के लिए जरूरी होता है। शरीर की वृद्धि तथा शरीर के रखरखाव के लिए यह जरूरी है। प्रोटीन जो है हमारे शरीर में जो टूटा फूटा हड्डी होता है या ऊतक होता है उनको मतलब मरम्मत करता है या निर्माण करता है, तो प्रोटीन का ये मुख्य कारण है। तो दूसरा कार्य देखते हैं प्रोटीन का क्या है। देखिए प्रोटीन नियामक एवं सुरक्षात्मक पदार्थ के रूप में कुछ रासायनिक पदार्थ बनने के लिए प्रोटीन जरूरी है। जैसे एमिनो एसिड शरीर की मुख्य प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रोटीन आवश्यक है। तीसरा है प्रोटीन वाहक के रूप में कुछ खाद्य पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रोटीन वाहक का कार्य करता है, जिसे हेमोग्लोबिन भी कहते हैं। चौथा है प्रोटीन प्रदान करना। 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, पर यह इसका मुख्य कार्य नहीं है। तो 4 आपको कार्य बता दिए। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। देखिए मध्याह्न भोजन के लाभार्थी कौन है? मध्याह्न भोजन के उद्देश्य और घटक बताइए। तो मध्याह्न भोजन जो है मिड डे मील, इसके लाभार्थी कौन कौन है, इनके उद्देश्य और घटक बताना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आइए जानते हैं। सबसे पहले मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जानते हैं ये होता क्या है। देखिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को स्कूल आहार अथवा स्कूल का दोपहर के भोजन का कार्यक्रम भी कहा जाता है। इस कार्यक्रम में मुख्य लाभार्थी प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। एक पूरक आहार की आपूर्ति इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का है कि पौष्टिकता की दृष्टि से बच्चों को घर में मिलने वाला आहार अपर्याप्त होता है। जो गरीब घर के होते हैं उसे घर में पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, तो यह मिड डे मील चलाने से उसको एक पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से बच्चे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आधे भूखे अथवा बिना कुछ खाए लंबा रास्ता तय करके विद्यालय आते हैं, इसलिए वे मुश्किल से ही पढ़ाई में अपना मन लगा पाते तथा शिक्षा का लाभ उठा पाते हैं। इसी की वजह से मध्याह्न पोषण कार्यक्रम को लाया गया है। देखिए मध्याह्न पोषण के उद्देश्य। इस कार्यक्रम के स्वास्थ्य तथा शिक्षा दोनों ही प्रकार के उद्देश्य है। यह उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या क्या है वो देखिए। पहला है विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5, प्राथमिक कक्षा मतलब 1 से 5 वर्ग में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण स्तर तथा उनकी पढ़ाई में सुधार लाना है। दूसरा है एक और विद्यालयों में दाखिल तथा हाजिरी में सुधार लाना, और दूसरी ओर स्कूल छोड़ने या निकालने की दर को कम करना। तीसरा है गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों के प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करना। ये आगे देखते हैं। देखिए मध्याह्न पोषण कार्यक्रम के घटक कौन कौन से हैं। मध्याह्न पोषण कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। पहला है पूरक आहार प्रदान करना है बच्चे को। दूसरा है इस कार्यक्रम के मुख्य लाभार्थी 6 से 11 वर्ष के बच्चे शामिल हैं जो प्राथमिक विद्यालयों में जाते हैं तथा उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे भी हो सकते हैं। तीसरा है इस कार्यक्रम में मुख्य भोजन के रूप में खिचड़ी दिया जाता है। आप जानते हैं कि आपके आसपास में जो सरकारी विद्यालय है वहाँ पर मुख्य रूप से खिचड़ी ही दिया जाता है, क्योंकि इसमें सारे दाल हो गया, चावल हो गया, जो भी प्रोटीन तत्व होते हैं मिला के बना दिया जाता है। छठा है स्कूल के अध्यापक मध्याह्न आहार कार्यक्रम चलाने का जिम्मा होता है। जो स्कूल के अध्यापक होते हैं वही मध्याह्न आहार कार्यक्रम चलाने का उसके पास जिम्मा होता है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं मिलान करने वाला भी, इसको भी आप ध्यान से देखें। मिलान करने वाला इधर कलम को कलम ख से मिलान करना है। आपके सामने ही हम इसको पहले से मिलान करके रखे हुए हैं, क्योंकि आपको यदि मिलान करने दिया जाएगा तो सामने से ही करके करना पड़ता है। देखिए पहला है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।
जो वृद्धि अनुवीक्षण से संबंधित है। दूसरा है स्कूल अध्यापक, जो मध्याह्न आहार कार्यक्रम चलाता है। तीसरा है बाल विकास परियोजना अधिकारी, जो ICDS कार्यक्रम चलाता है। ICDS हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लें। तीसरा है शारीरिक द्रव्यों में पोषण तत्वों की सांद्रता, जो जैव रासायनिक निर्धारण करता है। पांचवा है वृद्धि स्तर, जो मानवीय माप है। छठा है पोषणहीनताजन्य रोगों के लक्षण तथा चिन्ह, जो रोग जांच का तरीका है। सातवां है खाद्य आपूर्ति तथा अंतर्ग्रहण के आंकड़े, जो आहार सर्वेक्षण करता है। तो यह सामने वाला से हम मिला दिए हैं, पहले ही मिला कर रखे हैं ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक यू, जय हिंद।